हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी काव्य खंड के पहला चैप्टर जिसका नाम है करबक, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उसी को आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जिससे आपको ना ही इस चैप्टर के सब्जेक्टिव और ना ही इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को रटने की आवश्यकता होगी या दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले राइटर के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो आइए जानते हैं। चैप्टर का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है। तो चैप्टर का नाम है करबक, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा प्रेम के पीर के राइटर कौन है, तब प्रेम के पीर के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी ही हैं। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। ठीक है, अब जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ? 1492 में। 1492 जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1492 नहीं होके 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 17वीं है, तो आप आंसर का लगाएंगे 15वीं शताब्दी। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है। निधन की बात की जाए तो 1548 में जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का निधन हुआ था, और ये डेट जो है अनुमानतः है, मतलब कि इसके बारे में लेखक भी कंफर्म नहीं है कि उनका जन्म जो है कब हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जो है इनके निवास स्थान पे आते हैं। तो निवास स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायस जो है जगह के नाम है, आई कब्र जो है अमेठी में है और राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इनके पिताजी के बारे में बात करें तब पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिन्हें मलिक राजे अशरफ के नाम से भी लोग जानते थे। इनकी गुरु के बात करें तो इनके गुरु जो हैं शेख मोहिदी थे और सैयद अशरफ जहांगीर थे। दो गो इनके जो हैं गुरु थे, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये दोनों जो थे सूफी संत थे। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएं इनका व्यक्तित्व। इनके बारे में अगर वृत्ति आपसे पूछा जाए, वृत्ति पूछेगा तो इनकी बचपन में ही जो है ये अनाथ हो गए थे। माता पिता का देहांत हो गया था। बचपन से ही इनकी जो है शिक्षा उतना जो है अच्छा से नहीं हो पाई, और बाद में इनको एक चेचक बीमारी हुआ, जिसके कारण ये रूप विहीन हो गए। मतलब कि रूप विहीन कहने का मतलब चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता था, और इनका एक बायां आँख और एक कान जो है वो ख़त्म हो गया। कहने का मतलब आँख से ना ही बायां आँख से दिखाई दिया और ना ही जो है बायां कान से सुनाई देता था। किसके कारण? चेचक बीमारी के कारण। इनकी कृतियाँ जो है विश्व फेमस है, जो आपको याद रखना है। सबसे पहले पद्मावत, फिर अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि। ये सभी जो हैं इनकी कृतियां हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है पद्मावत है। अगर आपसे पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है, तब पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, पद्मावत आपको याद रखना है। होलीनामा के राइटर कौन है? तब मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उसके बाद पूछेगा कहरनामा के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 3-4 ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। आप सभी को याद रखेंगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके श्लोकों की।
तो 2 गो श्लोक जो है इस चैप्टर का है और ये जो है पहला श्लोक है और इसके आप एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, एक एक लाइन का अर्थ जानेंगे आप अपनी भाषा में। और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर कितना आसान था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखल है, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। यानी कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो कह रहे हैं कि एक नयन मेरा नहीं है, मतलब एक आँख मेरा नहीं है, फिर भी मैं गुणवान हूँ, गुणी हूँ। एक मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि एक आँख मेरा नहीं है फिर भी मैं गुणवान हूँ। सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। मेरे मुख से जो भी मेरी कविताओं को सुनता है वो मेरी तरफ जो है मोहित हो जाता है, मतलब उसे और सुनने की जो है इच्छा होती है। ठीक है, पहला लाइन का आप अर्थ समझ गए कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरा एक आँख नहीं है फिर भी मैं गुणवान हूँ और मेरे अंदर का गुण इतना है कि मैं जब कविता कहता हूँ अपने मुख से तो वो कविता सुनने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं, मेरे तरफ मोहित हो जाते हैं। दूसरा का है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन उजियारा। जिस प्रकार चांद में भी एगो दाग होता है, चांद जैस जग विधि अवतारा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार चांद में भी एगो दाग होता है, लेकिन जब वो रात को उगता है, दिन कलंक किन उजियारा, तो जब वो रात को चांद उगता है तो पूरे रोशनी फैलाता है, पूरे जग में रोशनी फैलाता है और जग को चांदनी रोशनी देता है। ऐसे ही जग सूझा एक नयना, उआ सुख असनख्तन मान्हा। उसी प्रकार मेरा एक नयन जो है, मेरा एक नयन ग्रहों में छुपा हुआ एगो ग्रह है। ठीक है, एगो ग्रह है और मैं जब अपना जो हूँ गाता हूँ, कविता गाता हूँ तो उससे जो है लोग मोहित हो जाते हैं। मैं अपनी कविताओं से जग को उजागर कर देता हूँ। अगर ये 2 लाइन का अर्थ हम आपको समझाएं आपकी अपनी भाषा में, तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार चांद में दाग है और दाग के बावजूद भी जब वो रात में उगता है तो वो जग को, मतलब कि दुनिया को जो है उजाला प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा एक नयन नहीं है फिर भी मैं जब अपनी कविता कहता हूँ तो अपनी कविताओं के माध्यम से इस जग को उजागर करता हूँ, इस जग को रोशनी देता हूँ। ठीक है, आगे। जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि जौन आम में डाभ नहीं होता है वो आम जो है सुगंधित और मीठा नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो आम पे डाभ नहीं होता है, डाभ मतलब कि पानी पड़ने के कारण आम के ऊपर काला काला धब्बा लग जाता है, तो जिस आम पे ही काला काला धब्बा नहीं लगेगा समझो कि वो आम मीठा और स्वादिष्ट और ना ही सुगंधित है। तो इसीलिए आम को स्वादिष्ट और सुगंधित बनने के लिए उस पे डाभ लगना, मतलब कि वो काला काला दाग लगना जरूरी है। ठीक है, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। मतलब कि पूरे समुद्र का पानी जो है खारा होता है। आपको मालूम है समुद्र का पानी जो है नमकीन लगता है, खारा होता है। तो समुद्र का पानी खारा होता है तो अति भयउ असुझ अपारा, इसीलिए समुद्र का पानी जो है अपार है, ज़्यादा मात्रा में है। समुद्र का पानी खारा है इसीलिए समुद्र का पानी ज़्यादा मात्रा में है।
जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जब सुमेरु पर्वत पे त्रिशूल गिरा था, शंकर जी का त्रिशूल गिरा था, तब वे सुमेरु पर्वत जो है सोना का पर्वत बना था, कंचन गिरी बना था। ठीक है, सुमेरु पर्वत पे शंकर जी का त्रिशूल गिरा था, तब वे सुमेरु पर्वत जो है सोना का पर्वत बना था। जौ लही घड़ी कलंक ना पड़ा, और जौन जो है, जौन सोना आग में तपता नहीं है। जौ लही घड़ी कलंक ना पड़ा, जौन सोना आग में तपता नहीं है। कांच हुई नहीं कंचन करा, वो सोना कभी भी जो है मूल्यवान नहीं हो सकता, वो हमेशा कांच के समान ही रहेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ। मेरा एक नयन जो है उस दर्पण के समान है, उस आईना के समान है। सब रूपवंत गही मुख जे वही कनचाऊ, जिसमें सभी रूपवान व्यक्ति जो हैं अपना मुंह जो है देखने आते हैं। इस पूरी श्लोक का अर्थ अगर हम अपनी भाषा में आपको समझाएं तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी यही कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक आँख नहीं है, लेकिन मैं गुणवान हूँ। मैं इतना गुणवान हूँ कि जब मैं कोई कविता अपने मुख से बोलता हूँ तो लोग सुनने के लिए हमारी तरफ मोहित हो जाते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चांद में दाग होता है और चांद उगता है रात में, तो रात में पूरे जग को रोशनी देता है, उसी प्रकार मेरे शरीर में एक दाग है कि मेरे आँख एक नहीं है, फिर भी मेरे अंदर इतना गुण है कि मैं अपनी कविताओं से इस जग को उजागर करता हूँ। फिर कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार आम में दाग नहीं लगता है तो वो आम जो है स्वादिष्ट और सुगंधित नहीं होता है, और समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वो ज़्यादा है। यानी कि जो खराब व्यक्ति होता है पृथ्वी पे उसको ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, ये इस लाइन के मतलब से कहना चाहते थे। और कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत जो है सोना के पर्वत इसलिए बना क्योंकि उस पे जो है त्रिशूल भोंका गया। ठीक है, शंकर जी के द्वारा। आगे कह रहे हैं कि जो कांच मतलब कि कोयला जब खान से निकलता है, उस कोयले को आग में तपाया नहीं जाता है तब तक वो सोना नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार मेरा जो एक नयन है वो एक दर्पण के समान है, एक आईने के समान है, जिस आईने में पूरे विद्वान और रूपवान व्यक्ति जो हैं अपने चेहरे को देखने आते हैं। इस पूरे श्लोक का अर्थ जो है, एक एक लाइन का अर्थ जो है आपको हिंदी में अपनी भाषा में जो है PDF के रूप में मिलेगा। कहाँ पे? तो आप लोगों का अपना एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SGS क्लासेस। इस क्लासेस को जो है आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए इस ऐप को, और हिंदी के पूरे उस नोट्स को जो है आप ले सकते हैं और उसके पूरे लाइन बाय लाइन को आप फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम आपको बता रहे हैं श्लोक नंबर 2 का अर्थ। ठीक है, और वो भी आपकी अपनी भाषा में। चलिए, मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि मुहम्मद कहते हैं कि हमारे मुख से जो भी जिसने भी कविता सुना, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि हमारे मुख से जिसने भी कविता सुना उसने प्रेम के पीर को जो है महसूस किया है। यानी प्रेम के पीर जो उनकी कविता थी उसके दर्द को उसने महसूस किया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि हमारी कविताएं हमारे मुख से जिसने भी सुना उसने प्रेम के पीर को महसूस किया और उसका गुणगान गाया।
जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयन जस भेली। यानी कि हमने इस कविता को, प्रेम के पीर कविता को अपने रक्त के लेई से जो है सजाया है, अपने खून से सजाया है। गाढ़ी प्रीति नयन जस भेई, और अपने बहुत ज़्यादा प्रेम से आँखों के आंसू निकाल निकाल को जो है हमने इस कविता को भिगोया है। यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा प्रेम से, बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम करके प्रेम के पीर कविता को जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। यही इस लाइन के माध्यम से बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं, औमन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कह रहे हैं कि मैंने जो कविता लिखा है प्रेम के पीर कविता, यह कविता इतना ज़्यादा गहराई से लिखा है, इतना ज़्यादा प्रेम से लिखा है कि मैं इस जग में रहूं या ना रहूं, मेरे कविता जो है इस जग में मुझको जिंदा रखेगा। मुझे इस दुनिया में प्रेम के पीर जो कविता लिख के गए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, प्रेम के पीर जो कविता हमने लिखा है वह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा। आगे कहते हैं, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ है वो रतन सेन जैसे राजा थे, बहुत दयावान विद्वान। कहाँ सुआ असि बुद्धि उपराजा, और कहाँ है वो राजा सुआ जो बुद्धि के लिए जाने जाते थे। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि वह रतन सेन राजा कहाँ है जो दानी हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे। वो सुआ उपराजा कहाँ है जो अपने बुद्धि के लिए जाना जाता था। कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान जिसने राज किया। कहाँ राघव जय किन्हीं बखानू, और कहाँ है वो राघव जिसके गुण का बखान जो है लोग आज भी करते हैं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और कहाँ है वो विश्व सुंदरी पद्मावती। कोई ना रहा जग रही कहानी। इन पांचों में से कोई नहीं है इस पृथ्वी पे, लेकिन आज भी उनकी कहानियों को लोग जो हैं पढ़ते हैं, उनके बारे में बात विचार करते हैं। ठीक है। धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। धनी व्यक्ति, धनी पुरुष वही है जिसकी कीर्ति मरने के बाद भी जो है इस दुनिया में है। यानी धनी व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी उसी को कहते हैं जिसके मरने के बाद भी जो है उसकी बात इस दुनिया में कही जाती है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। जिस प्रकार फूल के मर जाने पर भी उसका बास मतलब कि सुगंध जो है नहीं जाता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं, केई ना जगत जस बेचा, केई ना लिन्ह जस मोल। यानी कि कोई नहीं है इस जगत में, पूरी दुनिया में, जो अपने यश को बेच सकता है, अपने इज्जत और सम्मान को बेच सकता है, और ना ही कोई इज्जत और सम्मान को खरीद सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरय दुई बोल। और जिसने भी प्रेम के पीर कविता को पढ़ेगा या पढ़ा है वो हमारे बारे में दो बात जरूर बोलेगा, हमारी तारीफ जो है जरूर करेगा। दूसरे श्लोक का यही अर्थ है। अगर हम आपकी अपनी भाषा में इसके संपूर्ण अर्थ को समझाएं तो दूसरे श्लोक में मलिक मोहम्मद जायसी यह कहना चाहते थे कि हमने जो कविता प्रेम के पीर को लिखा है वो अपने रक्त के लिए मतलब कि खून से सजाया है, अपने आंसुओं से भिगोया है हमने। और ठीक उसी प्रकार हमने इसे लिखा है कि मेरे मरने के बाद भी जो है
यह कविता मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा। और जिस प्रकार राजा महाराजा इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी कहानियाँ पढ़ी जाती है, उसी प्रकार मेरे जाने के बाद भी जो है मेरी ये कविता जो है पढ़ी जाएगी, मेरे बारे में लोग जो हैं बात विचार करेंगे। और आज हम लोग इनके बारे में बात विचार कर भी रहे हैं। तो बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा और इससे आसान भाषा में आपको किस प्रकार और पढ़ाया जा सकता है। बाकी आप ये वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि किस प्रकार से हिंदी को हम लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।